प्यारे दर्शकों, समय समय ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਅਜੀਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं जी। दुबे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश ने एक राष्ट्र के तौर पर अपना 74 साल का सफर मुकम्मल कर लिया है और अगले साल नेक्स्ट ईयर ये देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा एक राष्ट्र के तौर पर सफर कैसा रहा? जहां तक आजादी के 75 साल का सवाल है, मैं समझता हूं कि भारत ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारी दूसरे उसी दौरान जो दूसरे मुल्क आजाद हुए थे, उनमें से बहुत से लोग मुल्क तो अपने यहाँ लोकतंत्र को कायम भी नहीं रख पाए। वो तानाशाहियों में फिसल गए। हाँ जी। और वहां जबकि वहां पर लोकतंत्र कायम रखना अपेक्षाकृत भारत के मुकाबले आसान था, क्योंकि वो समाज इतने ज्यादा प्लूरल, इतने ज्यादा विविधता मूलक और पेचीदा किस्म के नहीं थे। इसके बावजूद भी वो वहां पर नहीं कर पाए। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी मैं से मानता हूं। लेकिन इसका एक दूसरा हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है, और इसका भी एक दूसरा पहलू है। वो ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र तो है और उसका विस्तार भी बहुत है, और हर नए दिन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यानी उनके स्टेक्स, उनके दांव लोकतंत्र में, उनकी जिंदगियां लोकतंत्र के साथ जुड़ती जा रही हैं, लोकतंत्र से लाभान्वित होती हैं। और लोकतंत्र की अगर बहबूदी होगी तो उनको भी निजी तौर पर फायदा होगा। नए नए तबके लगातार जुड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 40 साल में 1980 से मैं मानता हूं, उससे भी कुछ पहले आप मान लीजिए 1975 से, जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी, उस वक्त से आज तक आप देखें पिछले 45 साल में जो लोकतंत्र की क्वालिटी है उसमें गिरावट आई है। हर जगह क्या हुआ है कि आमतौर पर माना जाता है कि जो लोकतंत्र है वो संस्थाओं के जरिए चलता है, व्यक्तियों के जरिए नहीं चलता है। तो संस्थाएं धीरे धीरे कमजोर हुई हैं, और संस्थाओं के ऊपर नेता, अफसर या पूंजीपति ये संस्थाओं के ऊपर हावी होते चले गए हैं। इन चीजों पर हम आने वाले सवालों में बात करेंगे। मैं जैसे आपने बताया कि हमने अपनी होंद को कायम रखा है, हमने अपनी जमहूरियत को बनाए रखा है। टाइम से कुछ समय से हमारी जमहूरियत कमजोर हो रही है, इसके ऊपर आपने चर्चा की। ये बातें आने वाले सवालों में भी हम करेंगे। मैं आपके सामने दूसरा सवाल ये रखना चाहता हूं कि हमारे देशभक्तों ने, फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, उन्होंने 100 साल तक इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, और पंजाब के लोगों का उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा रहा। अंडमान निकोबार की जेलों में पंजाब के लोग बहुत ज्यादा गए, वहां पर उनको रखा गया वहां पर, और शहीदियां भी हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा दी। क्या जो उनका सपना था एक आजाद भारत के तौर पर, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे देशभक्त थे, ये जो आज का भारत है उसमें कुछ उनकी पूर्ति हुई आपको नजर आती है? देखिए, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, या जिस वक्त आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की जेल में गुजारा, और मैं इसी तरह की राजनीतिक विरासत को साथ में लेकर पला बढ़ा। तो मैं इस चीज से, इस पहलू से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तो अगर मैं कल्पना करता हूं कि आज अगर मेरे पिताजी होते, या पंजाब में अपनी जवानी अंग्रेजों की जेल में गुजार देने वाला कोई आजादी का सिपाही होता,
तो इस मुल्क को कैसे देखता। इसी बात को मैं इस तरह भी देखता हूं कि आज अगर गांधी जी होते और वो इस बात का एक तखमीना लगाते कि भाई आजादी कहां तक पहुंची, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को एक मिली जुली अनुभूति होती। कई मामलों में खुशी होती, कई मामलों में वो फख्र का एहसास उन्हें होता, और कई मामलों में वो काफी शर्मिंदा और दुखी भी होते। तो अब सवाल यह है कि गिलास है वो आधा भरा हुआ है, और ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि हम गिलास को आधा खाली देखना चाहते हैं कि आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आलोचनात्मक विवेक, मैं कठिन हिंदी का अगर इस्तेमाल कर रहा हूं तो बीच बीच में उसे अंग्रेजी भी मैं करता जाऊंगा, अगर हमारा जो इस मुल्क को एक क्रिटिकल निगाह से देखने का जो तरीका है, अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को उस निगाह से देखने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा गिलास न केवल आधा खाली है, बल्कि धीरे धीरे उस खालीपन की मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। केवल चुनाव कराने को ही लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। आज स्थिति देश में यह है कि चुनाव तो हमारे यहां होते हैं, उसमें पार्टियां जीतती हारती हैं, जो पार्टियां बहुत मजबूत होती हैं वो भी उन चुनावों में हार जाती हैं, और ऐसा अक्सर होता है। एक हमारे यहाँ पूरा एक रीजनल पॉलिटिक्स का एक दायरा है। उत्तर भारत की राजनीति उतनी रीजनल किस्म की नहीं है, लेकिन अगर पंजाब को भी आप उत्तर भारत का हिस्सा माने तो पंजाब उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से अलग किस्म की राजनीति पंजाब में दिखाई पड़ती है। चाहे अकाली या पार्टी के तौर पर देखें या कांग्रेस के तौर पर देखें, वो अलग तरह की राजनीति दिखाई पड़ती है। तो हिंदुस्तान में जो राजनीति है वो तो काफी मिली जुली किस्म की है, उसमें किसी एक पार्टी का बहुत वर्चस्व नहीं है, इसके बावजूद मुझे ये देखकर हैरत भी होती है और मैं इस बात को समझ नहीं पाता, हालांकि मेरा पेशा ही राजनीति को समझने का है और आपका भी पेशा राजनीति को समझने का है, इसके बावजूद मैं नहीं इस बात को समझ पाता कि आखिरकार इतना मिला जुला सब मामला होने के बावजूद भी हमारा लोकतंत्र जितनी गुणवत्ता उसे दिखानी चाहिए, इतनी क्वालिटी उसे दिखानी चाहिए, वो क्वालिटी वो नहीं दिखा पा रहा है। ये केवल आज की बीजेपी की सरकार के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ने से इसका काम नहीं चल सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार पिछले 7 साल से है, तो ज्यादातर सवाल हम उन्हीं से पूछेंगे। कटघरे में तो वही सबसे आगे खड़े होंगे, लेकिन उनके पीछे भी बहुत से लोग कटघरे में खड़े हुए हैं, वक्त के साथ उनके चेहरे धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने भी इस लोकतंत्र का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। तो बहुत मसला जो है वो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की क्वालिटी ठीक क्यों नहीं है, ये मसला बहुत ही पेचीदा है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर पुराने जमाने का कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज आएगा, चाहे वो गांधी जी ही क्यों ना हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह ही क्यों ना हो, तो आज के जमाने को देख के वो लोग पसोपेश में पड़ जाएंगे। हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक और सभ्याचारक विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, इसीलिए शायद हमारे जो संविधान के गाड़े थे जिन्होंने ये संविधान बनाया है, उन्होंने इसको फेडरल रखा, इसको संघीय ढांचा दिया। आज हम जो ऐसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चर्चा में भी हो रही है देश में कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, वो बहुत अपनी जो ड्यूटीज है उनकी पूरा करने में असफल हो रहे हैं। ये स्थिति जो बनी है, आने वाले दिनों में शायद ऐसे कुछ और भी केंद्र सरकार ऐसे जो कदम उठा सकती है, जो राज्यों का संघीय ढांचा और भी कमजोर हो सकता है, जो इस समय रुझान पाया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि राज्यों की हैसियत कमजोर हुई है, वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हुए हैं और राजनीतिक रूप से वो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली की मोहताज होते जा रहे हैं। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा संविधान संघात्मक है। अगर आप संविधान पे थोड़ा सा गौर करें तो आप पाएंगे मुख्य तौर पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघात्मक नहीं है, ये यूनियन ऑफ इंडिया है। हाँ, मुख्य तौर पर ये केंद्रात्मक संविधान है, जो
एक हद तक ही केवल संघात्मक है। इसको ये मानना कि सब कुछ राज्यों के ऊपर, सब कुछ राज्यों पर ही केंद्रित है, ये मानना उचित नहीं होगा। ये संविधान की सही व्याख्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास में जाएं तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेंटर कभी नहीं रहा। जो मुगलों की हुकूमत भी थी वो भी पूरे मुल्क पे हुकूमत नहीं करती थी, अंग्रेज भी पूरे मुल्क पे हुकूमत नहीं करते थे, सम्राट अशोक का शासन भी पूरे मुल्क के ऊपर नहीं था। हाँ, उससे पहले ऐसी कोई हुकूमत नहीं रही जो पूरे एक साथ किसी मुल्क पे हुकूमत करती हो एक जगह से। तो पॉलिटिकल सेंटर का अभाव हमारे देश में हमेशा रहा। तो हिंदुस्तान को पहला जो पॉलिटिकल सेंटर मिला, जो वास्तव में पूरे देश को अपनी बाहों में ले सकता था, वो पॉलिटिकल सेंटर 15 अगस्त 1947 को बनाया गया। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे शासक थे जो पूरे देश के एक अकेले शासक थे। वो एक मंच से खड़े होकर पूरे देश को संबोधित कर सकते थे। तो इसके पीछे ये एक आजादी के आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। समाज वैज्ञानिकों के बीच में भी लोग माने जाते हैं, जानकार लोग भी कहते हैं कि जो ऐसा कभी नहीं हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में, वो 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में जब भारत के प्रधानमंत्री ने पहली अपनी शपथ ली, आजादी का ऐलान हुआ और शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, तब घटित हुआ। इसलिए हमेशा हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये चिंता रही है कि कहीं सेंटर कमजोर तो नहीं हो रहा है। आप चाहे डॉक्टर अंबेडकर की बातें देखिए, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातें देखिए, आप जवाहरलाल नेहरू की बातें देखिए। जब भाषा आधारित लैंग्वेज बेस्ड स्टेट राज्यों की बात चली थी कि भाषावार राज्य बनाए जाने चाहिए, उस वक्त ये तमाम लोग इसी बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं भाषावार राज्य बनाने के चक्कर में कहीं हमारी केंद्रीय सत्ता तो कमजोर नहीं हो जाएगी। क्योंकि सूबों के स्तर पे तो भारत हमेशा मजबूत रहा था, केंद्र में कमजोरी थी। इसलिए ज्यादातर फोकस सभी लोगों का, संविधान जो बनाने वाले थे उनका ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उसको मजबूत से मजबूत किया जाए। और पार्टीशन का भी इस पर असर रहा होगा। पार्टीशन का भी असर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं पार्टीशन की बात नहीं थी। अगर मान लो पार्टीशन नहीं भी होता तब भी ये बात कायम रहती। अगर मान लीजिए आप बांग्लादेश, अगर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग नहीं होते, तब भी जो संविधान बनता भारत का, उसमें ये पहलू बहुत रहता, क्योंकि ये इतिहास को एक देखने का एक तरीका था। भाई इतिहास में हम इसलिए कमजोर रहे क्योंकि हमारे पास एक बड़ी पॉलिटिकल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी। तो इसलिए अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, बहुत मजबूत रहता है। चाहे वो रेवेन्यू के बंटवारे का सवाल हो या कानून बनाने का सवाल हो। जो दिल्ली की पार्लियामेंट है वो किसी भी राज्य की विधानसभा के मुकाबले, असेंबली के मुकाबले बहुत उसके पास पावर है। वो जो चाहे कर सकती है। दिल्ली राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है, राज्य की सरकार दिल्ली को बर्खास्त नहीं कर सकती। ये तो पहली बात है। भाई अगर राज्यपाल लिख के भेज देता है गृह मंत्रालय को कि यहाँ कानून व्यवस्था, यहाँ संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, तो धारा 156 के तहत यानी कितने बार राज्यों की सरकारें बर्खास्त हुई हैं। ठीक है। तो ये हमेशा सेंटर मजबूत रहा है, राज्यों का भी हिस्सा रहा है सेंटर को मजबूत बनाने में। लेकिन पिछले दिनों खास तौर से मैं फिर कहूंगा, जो इंदिरा गांधी का शासनकाल था, इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में जिस तरह की नीतियां बनाई, उससे राज्यों की हैसियत और कमजोर होने लगी। वो संविधान की वजह से पहले भी 2 दर्जे में चले गए थे, राज्यों की हैसियत कमजोर होने लगी। और फिर जब से ये मौजूदा सरकार आई है, तब से तो राज्यों की हैसियत और भी कमजोर हो गई। इसने आगे जो प्लानिंग कमीशन था उसको खत्म कर दिया। प्लानिंग कमीशन में राज्य जाके अपने हिस्से का टैक्स जो है वो मांगते थे, अपने हिस्से की आमदनी के लिए वहां पर प्लानिंग कमीशन में जद्दोजहद करते थे। तो वो पूरी जद्दोजहद करने का जो मंच था, संवैधानिक मंच था, उस मंच को ही समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह जो बनाया गया जो NITI कमीशन है, उसमें इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। वो तो केवल सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले एक थिंक टैंक की तरह है। ठीक है। उसमें राज्यों के प्रतिनिधि बैठते ही नहीं है। वो तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स का, जो सरकारी इंटेलेक्चुअल्स है, उनका जमावड़ा भर है। ठीक है। तो ये सब करने से भी राज्यों की स्थिति और कमजोर हुई है। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि राज्यों की स्थिति बहुत कमजोर हुई है। दूसरी तरफ
ये भी एक पहलू है जिसका तरफ हमें और आप दोनों को ध्यान देना चाहिए कि राज्यों में जो राजनीति हो रही है, दरअसल केंद्र में जो राजनीति है उसको चैलेंज वहीं से मिलता है। आज भी चैलेंज जो है ना, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को भी चुनौती जो है वो स्टेट पॉलिटिक्स से ही मिल रही है, और इसीलिए वो परेशान भी रहते हैं स्टेट पॉलिटिक्स से। दुबे जी, जो मैं सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो मुझे लगता है, जो भारत है, ये वन नेशन स्टेट नहीं है। वैसे हमारी जो आज की केंद्र सरकार है वो हर बात पर वन नेशन की बात करती है, पर मुझे लगता है कि भारत एक मल्टीनेशनल कंट्री है जिसमें वक जो हमारी लोग हैं, जो वक कल्चर जिनका है, जबानें हैं जिनकी, अपनी हिस्ट्री है अपनी उनकी, वो उनके जोग्राफिकल खिते भी हैं उनके, वो ये मिलाकर एक मल्टीनेशनल हमारा देश बनता है। जैसे इसको पहले कांग्रेस भी चलाती रही है, अब भाजपा भी ऐसे इसको चलाने का प्रयत्न कर रही है, और पीछे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी वो अपना काम कर रहा है कि इसको एक पहचान दी जाए, एक जो एक धर्म के आधार पर हो, एक जैसी राजनीति हो, जहां पर क्या ऐसे जो प्रयत्न हो रहे हैं को पर्दे के पीछे से, को भाजपा जो सामने से कर रही है, क्या इस देश को चलाया जा सकेगा? देखिए, ये भारत एक बहुराष्ट्रीय देश है। जब आप ये बात कहते हैं तो इस बात को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब दो तरह से निकल सकता है। एक मतलब ये निकल सकता है कि हमारी जो केंद्रीय अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, मतलब वो राज्यों के ऊपर अपने वजूद के लिए डिपेंडेंट है। एक मतलब इसका ये निकलता है। लेकिन ऐसी स्थिति है तो नहीं है, तो इसका उल्टा मतलब जो है, तो बहुराष्ट्रीय सांस्कृतिक रूप से हम लोग हैं, एक हद तक हम लोग राजनीतिक रूप से भी बहुराष्ट्रीय हैं, लेकिन अंततः तो एक नेशन स्टेट इंडिया बन गया है। एक ऐसा नेशन स्टेट बन गया है जो कि प्लूरल है बहुत, जो कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नेशन स्टेट इंडिया बन गया है, और इस चीज को अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे, अगर हम इस बात पे जिद करेंगे, या इस बात पे हम कोई पॉलिटिकल तहरीक चलाएंगे इस बात की कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता यह है कि उससे कोई खास फायदा निकल के आएगा नहीं। क्योंकि आम लोग जो है ना, आम लोग भी भारत को एक नेशन के तौर पे मजबूत देखना चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, आप देखिए कि जब झूठा या सच्चा लोगों को जब एहसास दिलाया जाता है कि भाई आपकी राष्ट्रीय एकता पर खतरा है, चाहे विदेशों से हमला हो सकता है या अंदर से ऐसे जो अनासिर हैं वो इसको हिंदुस्तान को बांट सकते हैं, तो उसके बाद पूरे देश में एक लहर फैल जाती है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग एक ही पक्ष में वोट करते हुए नजर आते हैं। हाँ, मतलब कुछ तो एक ऐसा एहसास है आम लोगों में, यानी जो तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह की संस्कृतियों में है, तरह तरह के धर्मों को मानते हैं, उन लोगों में कहीं तो एक ऐसा एहसास है कि वो हिंदुस्तान को एक मुल्क, एक नेशन स्टेट के तौर पर देखना चाहते हैं। इस हकीकत को मेरे ख्याल से हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदुस्तान को एक नेशन स्टेट कायम रखते हुए भी इसकी जो प्लूरलिटी है उसको कैसे और एनरिच किया जाए, उसको कैसे समृद्ध किया जाए, उसकी जो राजनीतिक दावेदारी है उस राजनीतिक दावेदारी को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे ऊपर कोई एक नेशन स्टेट के नाम पर कोई निरंकुशता न थोपे, कोई एक नेता, एक पार्टी, जब एक पार्टी की बात हमारे ऊपर न थोपी जाए। हर राज्य में ये न कहा जाए कि यहाँ डबल इंजन की सरकार चलेगी, केंद्र में पार्टी हो उसको राज्य में भी होना चाहिए, इस प्रकार की बातें न की जाए। इसका मैदान दरअसल लोकतांत्रिक राजनीति है। ठीक है। हाँ, तो लोकतांत्रिक राजनीति में अगर हम लोग होशियारी से हस्तक्षेप करेंगे, अगर वहां पे हम अच्छे गठजोड़ बनाएंगे, वहां पे हम अच्छे सोशल कोलिशन बनाएंगे, वहां पे पार्टियां अगर जुड़ेंगी, अगर वो न्यूनतम कार्यक्रम के ऊपर एकताबद्ध होंगी, तो ये जो टेंडेंसी है जो कांग्रेस में भी थी और भारतीय जनता पार्टी में और भी ज्यादा है, इस टेंडेंसी को हराया जा सकता है। दुबे जी, हमारे देश में पहले मिली जुली आर्थिकता चलती थी, नेहरू मॉडल इसको बोलते थे। धीरे धीरे ये अब हम कारपोरेट डेवलपमेंट मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने की थी,
और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो 10 साल तक केंद्र में सरकार चली, उसने इसको और आगे बढ़ाया। आज जो हमारे देश में जो सभी और जो बर्बाद जा रहा है कि ये सरकार जो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो हमारे, वो सभी कुछ कारपोरेट्स को देना चाहती है। किसान जो 3 खेती बिल हैं उसको भी ऐसे ही देखा जा रहा है। क्या ये जो मॉडल है भारत जैसे देश में चल सकता है कि सभी कुछ कारपोरेट्स हमारे करें, खेती भी उनके पास हो, ट्रेड भी उनके पास हो, इंडस्ट्री भी उनके पास हो? तो ऐसे देश में जो भारत के लोग आज भी बहुत गरीब लोग हैं, जो रोजगार के अवसर उनके पास बहुत कम है, क्या कारपोरेट डेवलपमेंट मॉडल जो पश्चिम में चलता है जहां लोगों आबादी बहुत कम है, ये इंडिया में चल सकता है? नहीं चल सकता। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। और उसका एक कारण है, एक तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, आबादी बहुत है, इसके अंदर विविधता और सभी चीजें बहुत है, इसकी बारे में हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस कारपोरेट के हाथ में इसकी सारी लगाम थमाने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में बहुत कमजोर है। हिंदुस्तान का जो कारपोरेट है, कारपोरेट पूंजी हिंदुस्तान की जो है, वो अमेरिकन कारपोरेट पूंजी जैसी नहीं है, उसके अंदर जापानी कारपोरेट पूंजी जैसी क्षमता भी नहीं है, या यूरोपियन जो कारपोरेट पूंजी है वैसी क्षमता भी नहीं है। अगर आप इस कारपोरेट पूंजी का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि ये लोग दरअसल बहुत ज्यादा उद्योग लगाने की क्षमता भी इनके अंदर नहीं थी। इसीलिए इन्होंने पहले हिंदुस्तान आजाद होते ही भारत सरकार से उम्मीद की थी कि भारत सरकार लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड के इस्पात के, बिजली के, दूसरे इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज हैं, उनको भारत सरकार उसमें पैसा लगाएगी। कोई हिंदुस्तान का पूंजीपति इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। और आज भी इससे ज्यादा स्थिति बहुत बदली नहीं है। केवल टाटा नहीं इसमें कुछ पैसे लगाए थे, बाकी और कोई नहीं लगाए थे। आज आप देखिए, हिंदुस्तान का जो निजी क्षेत्र है उसके पास 1.5 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व रखा हुआ है। हिंदुस्तान का जो ब्लू चिप पब्लिक सेक्टर है उसके पास करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व रखा हुआ है। पिछले 10 साल से उन्होंने एक पाई भी इन्वेस्ट नहीं की हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने। ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग हिंदुस्तानी इकोनॉमी को सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उसको बूस्ट देगी और सरकार पैसा लगाएगी, सरकार हमारे लिए जमीन तैयार करेगी और हम उसमें मुनाफा कमाएंगे। ये इनका रवैया है। ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों को अगर सरकार सारी लगाम थमा भी देगी तो ये कबाड़ा कर देंगे इस मुल्क का। ये आप निजी क्षेत्र के अंदर भी बहुत भ्रष्टाचार है, वहां बहुत सक्षमता नहीं है, एफिशिएंसी का लेवल निजी क्षेत्र में बहुत ऊंचा नहीं है। आप किसी भी कंपनी में जाइए, बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहां भ्रष्टाचार करते हुए दिखेंगे आपको। आप आईसीआईसीआई बैंक को ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक तो प्राइवेट बैंक है, ठीक है, उसकी जो पुरानी एमडी थी, मतलब उनपे आज भ्रष्टाचार में मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा उन पर? केवल मतलब नेशनलाइज बैंकों में सब जगह यही है। मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैंने बहुत दिन काम किया है और हम लोग सब जानते थे कि इंडियन एक्सप्रेस का कौन कौन सा मैनेजर जो है वो करप्शन करता है। वो रद्दी बेचने से लेकर और लकड़ी का काम कराने तक में भ्रष्टाचार होता था। और गोयनका जी जो उसके मालिक थे, रामनाथ गोयनका, वो आके मैनेजरों को हम लोगों के सामने गालियां देते थे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो कभी मेरी समझ में आया कि निजी क्षेत्र का जो एफिशिएंसी का दावा है, ये दावा बिल्कुल बोगस दावा है। इनके अंदर ना इनकी पूंजी मजबूत है। अच्छा, दूसरे एक और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा कारपोरेट क्षेत्र है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्च करना चाहता। ये बहुत बड़ी इनकी पुरानी समस्या है। तो ये इनको अगर मोदी जी या मोदी जी के बाद आने वाले हुक्मरान या पहले मनमोहन सिंह सब मिलकर मान लीजिए थमा भी दें उनको, तो ये चला नहीं पाएंगे मुल्क। दुबे जी, हमारे देश में 2 बातें कही जाती है कि एक तो जो ईश्वर है वो कण कण में है, तो मुझे ऐसे लगता है कि भ्रष्टाचार भी हमारे कण कण में है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का, जो पब्लिक सेक्टर का, जैसे आप भी सोचते हैं, उसका एक रोल होना चाहिए। तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हमारी बहुत पुरानी पार्टी है और देश की आजादी में भी इसके बहुत बड़ा रोल रहा है इसका। तो आज ये लगातार गिरावट की ओर जा रही है। क्या ये पार्टी आने वाले समय में अपने आप को शक्तिशाली बना सकेगी? देश में एक मजबूत नेशनल पार्टी की जरूरत है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, जो हमारा कमजोर सा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए भी।
क्या जो आपको लगता है ये पार्टी अपने आप को रिवाइव कर सकेगी? देखिए, कांग्रेस के पास रिवाइवल की जमीन तो बहुत पक्की है। हाँ जी। आज भी हिंदुस्तान के बहुतेरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मुख्य ताकत कांग्रेस ही है। हाँ जी। अगर बीजेपी कभी सत्ता से हटेगी तो वो कांग्रेस के मजबूत होने से और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। इसीलिए बीजेपी डरती भी है कांग्रेस से। कांग्रेस की खस्ता हालत है, फिर भी बीजेपी लगातार अपना हमला कांग्रेस में केंद्रित रखती है। इसीलिए केंद्रित रखती है कि अगर बीजेपी कभी सत्ता से हटी, डगमगाई, तो वो कांग्रेस को ही उसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। तो कांग्रेस के पास जमीन तो बहुत है, लेकिन कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके अंदर पॉलिटिकल विल खत्म हो गई है, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि वो जो परिवार है जो कांग्रेस की लीडरशिप पे हावी है, गांधी परिवार, उसमें आपसी झगड़ा भी चल रहा है। और मैं इस बात को सतनाम जी कई बार कह चुका हूं, लिख भी चुका हूं कि उस झगड़े के कोई सबूत नहीं दे सकते हम। हमारे पास सबूत नहीं है, उसका झगड़ा है। क्या दुबे जी उनके पास ये एफिशिएंसी है कि वो कांग्रेस को चला सके? मुझे तो लगता है कि हर पीढ़ी जो हमारी हर जनरेशन है खानदान की, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकती। नहीं, देखिए, जहां तक गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर देने का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सालों से उनका नहीं हुआ है। पिछले 10 साल की हुकूमत रही, तभी उनके परिवार से प्राइम मिनिस्टर नहीं था। उससे पहले नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे। मुद्दतों से गांधी परिवार ने प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनाती जरूर रही है। मतलब जो है, तो प्राइम मिनिस्टर को पीछे से कंट्रोल जरूर करते रहे हैं। और अभी 7 साल पहले तक लगता था कि सोनिया गांधी कांग्रेस को ठीक से चला रही हैं, और उसके बाद लगातार दिखने लगा कि भाई ये ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। मतलब मुझे लगता ये है कि अगर दो बहन, भाई और मां के बीच में एक परफेक्ट यूनिटी ऑफ पर्पस हो जाए, जो कि नहीं रह गई है अब, तो ये लोग कांग्रेस को चला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, देश की बहुत सी पार्टियां परिवारों द्वारा चलाई जा रही हैं। परिवारवाद के विरोध में हम लोग सैद्धांतिक कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन हिंदुस्तान का कारपोरेट सेक्टर परिवार से चलता है। हाँ, सब पॉलिटिक्स पूरी परिवार से चलती है, फिल्मी दुनिया परिवारों से चलती है, सब जगह परिवारों का ही बोलबाला है। ठीक है। तो ऐसे में दूसरे ये लोग अगर ठीक से एक दूसरे, मुझे लगता है कि इन लोगों में आपसी विवाद, ये 2019 के चुनाव से पहले एक आपसी झगड़ा इनमें हो गया है, और वो झगड़ा इनका निबट नहीं पा रहा है। इसीलिए इनमें से कोई आगे बढ़कर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग तो करते हैं राहुल गांधी, लेकिन घोषित रूप से वो अध्यक्ष नहीं है। वो डिफेक्टो प्रेसिडेंट है, डिजूरी प्रेसिडेंट वो नहीं है। नहीं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि वो लोगों में आपसी झगड़ा है बहुत ज्यादा, और वो आपसी झगड़ा ऐसा है जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया सकता, सबूत नहीं दिया सकता है उसका। लेकिन कारण क्या है कि भाई इतने दिनों से इन्होंने अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया कांग्रेस का? एडवोकेसी चला रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं तो कोई वजह होगी ना उसकी। वो भी देख रहे हैं कि भाई वो चुनाव हारते जा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि उनकी जमीन सुकुड़ती जा रही है। इसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनमें आपसे कुछ ऐसी बात है जो कि हम लोगों के सामने खुल के नहीं आ पा रही है। दुबे जी, मैं आखिर में एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, तो उसका पंजाब में तो वो उसके 9 महीने पूरे हो गए हैं, बॉर्डर पर उसके 7 महीने उसके पूरे हो गए हैं। इसका क्या आप इसको भविष्य क्या देखते हो? क्या सरकार इनकी बातें मानेगी या ये आंदोलन विफल हो जाएगा? अगर विफल हो जाता है तो इसका राजनीतिक तौर पर देश पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो इस किसान आंदोलन की हैसियत बहुत बड़ी मानता हूं। मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा आंदोलन है ये, और भारत के इतिहास का ही नहीं, विश्व के इतिहास में भी पिछले 50 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े और इतने टिकाऊ आंदोलन आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, और उसको कहने में मुझे यकीन नहीं है, इस आंदोलन ने सरकार को हरा दिया है। सरकार पराजित हो चुकी है, केवल सरकार ने इस बात को, पराजय को माना नहीं है। ये अगर आप 2 पहलवानों की कुश्ती देखते हैं अखाड़े में, तो सरकार नीचे पड़ी हुई है, बस चित नहीं हुई है, बस केवल रेफरी ने उसको हरा हुआ डिक्लेयर नहीं किया है। बाकी ये आंदोलन सरकार को हरा चुका है। सरकार ने मान लिया है कि इन 3 कानूनों को हम लागू नहीं कर सकते। तो जब ये केवल बस वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, तो एक तरह से ये आंदोलन जीत चुका है। अब सवाल ये है कि सरकार अंतिम रूप से जीतने के लिए इस आंदोलन को अपने प्रभाव के इलाके में कुछ राजनीतिक
प्रभाव, राजनीतिक क्षमता दिखानी होगी। दुबे जी, आपने हमारे साथ देश की राजनीति पर चर्चा की और जो हमारी चुनावी राजनीति है उस पर भी चर्चा की, किसान आंदोलन के बारे में आपने चर्चा की, हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।